हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जैन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू सेशन और आज 70th क्लास, 70 क्लास कंप्लीट हो रही है। 70th क्लास के इस खूबसूरत सेशन में आप सभी का स्वागत। और आज के सेशन में स्पेशली आज के सेशन स्पेशली वीडियो पे फोकस किया जाएगा। इमेजेस के अलावा ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के क्वेश्चंस होंगे और मेरी कोशिश होगी कि आप एक बार फिर कहें कि आज का सेशन बहुत खूबसूरत था। और मेरी ये कोशिश आपके लिए हमेशा जारी रहेगी, आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें। और हमेशा की तरह सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेहनत से अपना ऐसा नाम कर लो कि तुम्हारे नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए। बच्चों, मेहनत से अपना ऐसा नाम कर लो कि तुम्हारे नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए। इतना इतना हार्डवर्क करें कि सच में आपके नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए, तो जिंदगी क्या दुनिया बदल जाती है। बच्चों, सोचना, इंप्लीमेंट करना या प्लान करना, इंप्लीमेंट करना हर किसी के दिमाग में आता है। बट मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मेहनत से अपना ऐसा नाम कर लो कि तुम्हारे नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए। तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। और सेशन का पहला एमसीक्यू आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। ऋषि, लक्षराज, प्रीति, अनु कश्यप, अवनिका, मौनी पटेल, सरिता यादव, सुजीता, तारा पटेल, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। द नर्स हैज इंसर्टेड a nasogastric tube for enteral feeding. With assessment, result is best indicate that an nasogastric tube is properly placed the stomach. 4 इंटरवेंशन आपके सामने पुट कर रहा हूं। कौन सा इंटरवेंशन आपको ये बता रहा है कि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने स्टोमक में पुट किया एग्जैक्टली स्टोमक में ही है। मैं पहली बात तो आपको बता दूं, जब एक वर्ड आया एंट्रल, एंट्रल वर्ड आया तो याद रखना इन टू जीआई ट्रैक्ट। जब भी जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो समझ आना दैट वी कैन से एंट्रल। The nurse has inserted nasogastric tube in enteral feeding into the GI tract. कौन सा असेसमेंट है? रिजल्ट इज बेस्ट इंडिकेट। कौन सा असेसमेंट है जो आपको बेस्ट इंडिकेट करा कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रॉपर्ली आपके स्टोमक में, प्रॉपर्ली आपके स्टोमक में। मैं ऑप्शन ए आपके सामने पुट कर रहा हूं, एस्पिरेशन ऑफ 10 कलर्ड म्यूकस। बीम लिखा है ग्रीन एस्पायरेट विथ ए पीएच ऑफ 3, ए स्विस ऑस्कल्टेशन with the injection of air या bubbling in a cuff of normal saline when the end of the tube placed in the cup. अब थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस यूज करिएगा। हमें उस मेथड का पता लगाना जिससे प्रॉपरली हमें पता चले कि आपका जो ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये आपके स्टोमक में है। चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, give the right answer everyone. Just think and give answer. सोचिए, सही आंसर पुट करिएगा, कौन सा करेक्ट होगा। एवरीबडी हैव डिफरेंट व्यू। कुछ बच्चे सी पे फोकस कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी में लिखा है कि ए स्विस ऑस्कल्टेड विद द इंजेक्शन ऑफ एयर। जो एयर को इंजेक्ट करोगे वहां एक स्विस साउंड सुनाई देगा। बी में लिखा ग्रीन एस्पिरेट विद पीएच ऑफ 3। आपको बताना है कौन सा बेस्ट इंडिकेशन है। बच्चों, ये वर्ड याद रखना, बेस्ट। इस वर्ड से थोड़ा आपका आंसर बदलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कौन सा बेस्ट इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आपका राइस ट्यूब जो है वो स्टोमक में। बेस्ट वर्ड यूज करना बच्चों। सी जो लिख रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं सी गलत है। पहले आपने आंसर लिख दिया तो फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं।
ऑफिशियल निखिल बच्चों डी नहीं होगा बेटा, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, दैट इज अ बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। कैसे देखिए, एम लिखा एस्पिरेशन ऑफ 10 कलर्ड म्यूकस, म्यूकस को एस्पिरेट करके या म्यूकस के एस्पिरेशन की कलर की वजह से हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि पेशेंट का जो है राइस ट्यूब स्टोमक में ही है। म्यूकस तो जो है कहीं की आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी दिखेगा, बट एक बार मान भी लेते हैं, बट ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, इसलिए मैंने ए को बाहर कर दिया। बी में लिखा ग्रीन एस्पिरेट विथ ए पीएच ऑफ 3। देखिए ये जो आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका ड्यूडिनम है, देन जूजिनम है, जूजिनम, देन बच्चों इलियम, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि आपका जो स्टोमक है, आपका जो स्टोमक है बच्चों, स्टोमक का जो पीएच होता है 0.9 to 1.2, ये आपका स्टोमक की पीएच होती है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जो है वो लगभग 6 to 7 के आसपास हम कंसीडर करते हैं। यदि स्टोमक कंटेंट को आपने एस्पिरेट किया और उसका पीएच जो है लेस देन 4 आपको मिला, इसका मतलब वो कंटेंट जो आया वो स्टोमक का है, जो कंटेंट इसमें आया वो स्टोमक का, और कंटेंट यदि स्टोमक का है तो डेफिनेटली राइस ट्यूब कहां पर, स्टोमक का। आपके आंसर में लिखा 3, और मैंने आपको ऑप्शन में राइट आंसर यहां पर बताया कि लेस देन 4। यदि लेस देन 4 है तो हम कह सकते हैं कि लेस देन 4, इसका मतलब आपका स्टोमक में राइस ट्यूब पहुंचा, स्टोमक में राइस ट्यूब पहुंचा। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। फिर मैंने लिखा यहां पर ए स्विस ऑस्कल्टेशन। हाँ, ये प्रेजेंट होता है, बट नॉट बेस्ट इंडिकेटर, नॉट बेस्ट इंडिकेटर। मैं इसको गलत नहीं कर रहा हूं, आपने कुछ बच्चों ने सी लिखा है, मैं आपका आंसर गलत नहीं कर रहा। शुक्रिया जशोदा, अमृता यादव, शुक्रिया मेरा बच्चा। तो ये सी मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बट सी जो बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। वहीं डी में लिखा है बबलिंग ऑफ ए कप ऑफ नॉर्मल स्लाइन। अरे बदमाश बच्चों, यदि बबलिंग आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि राइस ट्यूब जो है, राइस ट्यूब है, ये कहां प्रेजेंट है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या आ रहा है, एयर, और एयर आ रहा है तो बबल्स हो रहा है, इसलिए डी नहीं होगा, इसलिए डी नहीं होगा। तो पहला एमसीक्यू और जबरदस्त शुरुआत मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। शुक्रिया कल्पना। अगला एमसीक्यू क्या पूछना चाह रहा है बच्चों? Which one of the following assessment finding is within the normal expectation for the post-operative craniotomy client? वैसे ये नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू है, नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू है कि कौन सा जो है असेसमेंट फाइंडिंग है, कौन सा जो असेसमेंट फाइंडिंग है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव क्रेनियोटोमी क्लाइंट। क्रेनियोटोमी मतलब खोपड़ी में छेद हुआ और पेशेंट को क्रेनियोटोमी किया है, पेशेंट को क्रेनियोटोमी किया है, और क्रेनियोटोमी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन को फिर से समझना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज विद इन द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होगा, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होगा क्रेनियोटोमी के बाद में। क्या डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, तीसरे पोस्ट ऑपरेटिव डे पे जो है पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस है वो डिक्रीज हो रहा है, क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? स्लगिश प्यूपिल रिएक्शन द फर्स्ट 24 to 48 आवर, एग्जैक्टली जो प्यूपिल रिएक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, स्लगिश बोल सकते हैं। सी में लिखा ड्रेसिंग चेंज 3 to 4 times a day फॉर द फर्स्ट 3 days। ड्रेसिंग चेंज है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने को करना इनिशियल पीरियड। टेम्परेचर रेंज 98.8 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 99.6 डिग्री फ़ारेनहीट फर्स्ट 2 to 3 days। अब यहाँ 3 जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक आंसर इसमें जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो है जिसको क्रेनियोटोमी हुआ है उसका नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। देखिए ए में लिखा है डिक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, ये आपको अलर्ट के लिए इंडिकेट करा, ये नॉर्मल नहीं है।
एज जो है नॉर्मल नहीं है बच्चों। बी में लिखा स्लगिश प्यूपिल रिएक्शन फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स, ये भी आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। सी में लिखा ड्रेसिंग चेंज, हाँ ये हमें करना पड़ता 3 to 4 टाइम्स डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डी में लिखा है आपका टेम्परेचर रेंज 98.8 से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता है, टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता है, दैट इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। बिल्कुल जिन्होंने डी लिखा है, जिन्होंने डी लिखा उनका आंसर एब्सोल्युटली फंटास्टिक है, यही है बच्चों एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। जब भी पेशेंट को क्रेनियोटोमी करते हैं, क्रेनियोटोमी ब्रेन ट्यूमर में कर सकते हैं, क्रेनियोटोमी रेडिएशन इम्प्लांटेशन के लिए कर सकते हैं, दे हैव मेनी ऑप्शन टू डूइंग क्रेनियोटोमी। और डेफिनेटली जब क्रेनियोटोमी करते हैं तो ब्रेन का टेम्परेचर, जो रेगुलेटरी ऑर्गन है जहां पर हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, थोड़ा सा उसके फंक्शन वेरी करते हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो ये इट्स नॉर्मल फाइंडिंग, हमें यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अगला मैं एक वीडियो पुट कर रहा हूं बच्चों, और पहले मैं क्लियर कर देता हूं, वीडियो को पहले आप देखना, ऑप्शन का वेट करना, पहले पूरा वीडियो देखना, फिर ऑप्शन का वेट करना, और फिर सही आंसर पुट करना। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जल्दीबाजी मत करना। नॉर्सेट पूछता है, नॉर्सेट वीडियो डिस्प्ले करेगा, आपसे 4 ऑप्शन देगा और आपसे एक राइट आंसर पूछेगा, तो आपको वेट करना, डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर। हियर यू कैन सी एवरीवन, एक वीडियो दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है क्या नहीं दिख रहा मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। इस वीडियो को फोकस करें, इस वीडियो को क्लियरली देखिएगा। समथिंग इंडिकेट हो रहा है, क्या इंडिकेट हो रहा है वो मैं ऑप्शन पुट करूं तभी आंसर। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको वेट करना, अपने आंसर को अपने खोपड़ी में रखना है, अपने आंसर को अपने खोपड़ी में रखना, उसको रिलीज नहीं करना है, रिवेल नहीं करना है। जैसे मैं ऑप्शन पुट करूंगा तब आपको राइट आंसर लिखना होगा। आई थिंक आपने देख लिया होगा वीडियो। अब मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये क्या कंडीशन है? क्या ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है? क्या ये सिकल सेल एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है बच्चों? क्या ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है बच्चों? और क्या ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है? अब आप आंसर पुट करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको आंसर पुट करना है कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल यशोदा, आंसर वेट करके पुट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा मेरे फ्यूचर जनरेशन का। अब आप आंसर लिख रहे हैं कि सर सिकल सेल एनीमिया, यस यही मुझे उम्मीद थी आपसे कि सिकल सेल एनीमिया कई बार हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, बट यहां पर आपने जो है आंसर पुट करके शो किया कि सर वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनीमिया। आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस वीडियो में आप देखोगे, पहले जो आपका आरबीसी दिख रहा है, पहले जो आपका आरबीसी दिख रहा है ये डिस्क शेप दिख रहा है बच्चों, पहले जो आपका आरबीसी दिख रहा है वो डिस्क शेप दिख रहा है। दूसरा जो है इसमें कुछ आरबीसी जो है इस तरीके से दिख रहा है, इसको बोलते हैं एस शेप, इसको बोलते हैं एस शेप बोल सकते हो। और एस शेप का मतलब होता है सिकल शेप। सिकल शेप आपको रेड ब्लड सेल दिखेगा। जैसे ही आपकी ब्लड वेसल्स में आपने देखा कि जो डिस्क शेप आरबीसी था, डिस्क शेप आरबीसी था वो तो इजीली ट्रेवल कर पा रहा है, बट साथ में जो सिकल शेप आरबीसी था ये जाकर के क्लंप बना रहा है, ये जाकर के क्लंप बना रहा है और फर्दर जाने से रोक रहा है। That condition we can say sickle cell anemia. Do you understand everyone? That is a sickle cell anemia. बहुत सही, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है बच्चों, इसका कॉज होगा ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होने वाला डिजीज है जैसा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी को माइक्रोसाइटिक कहते हैं, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी को मैक्रोसाइटिक कहते हैं बच्चों। ये मॉर्फोलॉजिकल, शुक्रिया प्रिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। तो यहाँ पर डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी जो है ये माइक्रोसाइटिक को बोलते हैं। आयरन का कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो बड़ा मजा आया बच्चों को। आई होप कि वीडियो देख करके अपने
थ्योरेटिकल पोर्शन को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सिकल सेल एनीमिया आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होता है, कौन से पेशेंट होता है, कौन सा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से चेंज होता है, सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, ए क्लाइंट इज इमोबाइल, a client is immobile, which nursing intervention would best improve tissue perfusion, best improve tissue perfusion to prevent skin problem। आप क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेशेंट इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब नॉट मूवेबल, इमोबाइल का मतलब होता है नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल, पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है, पेशेंट का टिश्यू परफ्यूजन जो है इंप्रूव करेगा और स्किन प्रॉब्लम से बचाएगा, स्किन प्रॉब्लम से बचाएगा। द क्लाइंट इज इमोबाइल, विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट इंप्रूव टिश्यू परफ्यूजन टू प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन जो है वो टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाएगा। खोपड़ी में ये फिट होना चाहिए, खोपड़ी में यदि क्वेश्चन आपको फिट हो गया 100% आपका आंसर गलत नहीं होगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, अब आपके सामने ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि आपको पेशेंट का स्किन जो है डेली असिस्ट करना है, स्किन जो है डेली असिस्ट करना है। क्या स्किन को डेली असिस्ट करने से पेशेंट का टिश्यू परफ्यूजन बढ़ जाएगा। बी में लिखा हुआ है मसाजिंग एनी एरिथमेटस एरिया ऑन द स्किन, आपके स्किन पे कोई भी एरिथमेटस एरिया दिख रहा है उसको मसाज करना है, उसको मसाज करना बच्चों। देन सी में चेंजिंग इनकॉन्टिनेंस पैड एज सून एज दे बिकम सोइल्ड, जैसे ही आपका पैड जो है सोइल्ड मतलब गीला वेट हो जाता है उससे पहले उसको चेंज कर देना है। और डी में परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग द क्लाइंट। अब आपको आंसर पुट करना बच्चों, मेरा पर्पज है कि चारों में से कौन सा वो इंटरवेंशन है टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाएगा और स्किन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेगा। पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट डज नॉट मूव, पेशेंट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। अब आपका आंसर क्या होगा बच्चों। शुक्रिया सुशीला नेहरा, थैंक यू मेरा बच्चा। क्विक आंसर पुट करिएगा। बच्चे जो है डी पे फोकस कर रहे हैं, डी आप आंसर लिख रहे हैं। बच्चों का कहना कि सर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, पेशेंट को रीपोजिशन करेंगे तो डेफिनेटली टिश्यू परफ्यूजन जो है वो पेशेंट का इंप्रूव हो जाएगा। कुछ बच्चों ने सी लिखा है, बट आई वांट सिंगल आंसर, मुझे एक सिंगल आंसर चाहिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से जो करेक्ट आंसर के रूप में मिलेगा। ओह ग्रेट, स्टिल डी आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो आंसर है एक बार फिर आपका आंसर करेक्ट है बच्चों। मैं चारों का रैशनल बता देता हूँ, चारों का रैशनल। पहली बात तो है स्किन डेली असिस्ट करने से हम सिर्फ पेशेंट को फाइंड कर सकते हैं, स्किन ब्रेकडाउन को फाइंड कर सकते हैं कि कहीं पेशेंट का स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कहीं पेशेंट को जो है बेड सोर तो नहीं हुआ, ये फाइंड कर सकते हैं। बट डेली स्किन को असिस्ट करने से पेशेंट का टिश्यू परफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, तो ये करेक्ट नहीं है, ये बाहर कर दिया। दूसरा, मसाजिंग एनी एरिथमेटस एरिया ऑन द स्किन, ना मेरा बच्चा ना, यदि किसी बॉडी के किसी पार्ट पे एरिथमा हो रखा है तो उसको मसाज नहीं करना है। मसाज करोगे इट मे कैन कॉज ब्लीडिंग, तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। बी बाहर हो गया, मसाज नहीं करना। सी का चेंजिंग इनकॉन्टिनेंस ऑफ पैड एज सून एज दे आर बिकम सोइल्ड, यदि पेशेंट को पैड लगा हुआ है वेट हो गया, चेंज करोगे, स्किन को इरिटेट होने से प्रिवेंट करेगा, ना कि टिश्यू परफ्यूजन को इंप्रूव करेगा। तो इसका जो पर्पस होगा प्रिवेंट, इसका जो पर्पस होगा प्रिवेंट इरिटेशन, प्रिवेंट इरिटेशन, स्किन के इरिटेशन ऑफ स्किन, इरिटेशन ऑफ स्किन को प्रिवेंट करने में मदद करेगा मेरा फ्यूचर जनरेशन। तो ये भी मैंने बाहर कर दिया है। अब आपके सामने एक ऑप्शन है डी, एक ऑप्शन है डी। डी में लिखा है कि परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड टर्निंग द रीपोजिशन। जब ये एक्टिविटी आपकी बॉडी में होगी तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो
इंक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो टिश्यू परफ्यूजन भी इंप्रूव होगा, टिश्यू परफ्यूजन भी इंप्रूव होगा। तो डेफिनेटली डी करेक्ट है। आपको समझ में आना चाहिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डी क्यों है वो रीजन आपको पता होना चाहिए। ROM जो है, रेंज ऑफ मोशन, हमेशा मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और यदि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो आपकी ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव होगी और रीपोजिशन करने से बॉडी के मूवमेंट होंगे, और बॉडी के मूवमेंट होगा तो अगेन ब्लड फ्लो जो है फर्दर जाएगा, तो डेफिनेटली पेशेंट को आराम मिलेगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? ओके फाइन। ले चलता हूं मैं नेक्स्ट एमसीक्यू। उससे पहले कल आपके इसी JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे शाम को 7:10 पे राजस्थान CHO की दबंग क्लास स्टार्ट की, और कल ही राजस्थान CHO की एग्जाम की डेट भी आ गई, 19 फरवरी। कल शुरुआत की थी, 19 फरवरी तक ये धमाका कंटिन्यू रहेगा। CHO के लायक जितने भी MCQ बन सकते हैं वो दबंग क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने लिखा है कि राजस्थान CHO ऑल CHO दबंग क्लास डेली शाम को 7:10 बजे इसी चैनल पे आपको देखने को मिलता है। ज्वाइन करना ना भूलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 7:10 वाली क्लास आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगी। राजस्थान CHO में हाँ, कुछ राजस्थान CHO के रिगार्डिंग MCQ जरूर मिलेंगे, बट इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, जहां पर मैं बेसिक पैरामीटर डिस्कस करने वाला हूं। और आज फिर मुलाकात करूंगा आपको शाम को 7:10 पे। जुड़ना ना भूलें। आप और आपका JNC परिवार जब दोनों मिलके बैठेंगे जरूर कुछ अलग होता है बच्चों। तो ये कोशिश मेरी जारी रहेगी इसी चैनल पे। अगला MCQ कहता है, a nurse is caring for the client who has paraplegia as a result of spinal cord injury। पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पैराप्लेजिया हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए। देन विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी, ये वर्ड देखना बच्चों, मोस्ट इफेक्टिव। मैं जहां ये मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट या बेस्ट वर्ड यूज करता हूं तो आंसर कई को रिलेटेड होता है, उसमें से आपको एक को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ए भी करेक्ट होता है, बी भी करेक्ट होता है, सी भी करेक्ट होता है, डी भी करेक्ट होता है, फिर चारों में से बेस्ट को फाइंड आउट करना होता है बच्चों। तो मैंने यही पुट किया, शुक्रिया जशोदा, यही मैंने पुट किया कि पेशेंट को जो है पैराप्लेजिया है, कॉज जो था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल द मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट लिए कौन सा प्लान मोस्ट इफेक्टिव है? देखिए, पैराप्लेजिया हमेशा याद रखना, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ये क्वाड्रीप्लेजिया हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, क्योंकि वीकनेस के बाद डेफिनेट जो कंडीशन कॉज होगा उसमें ऑलमोस्ट आपके बॉडी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। अब हमें बात करना रिहेबिलिटेशन। एक बात और समझा देता हूं, रिहेबिलिटेशन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है जब आप नॉर्मल थे, आपको डिजीज हुआ, अब डिजीज रिकवर हो रहा है, then you can come back to the normal life। बीमारी के बाद वापस पहले वाली लाइफ में लाने की जो कोशिश होती है, आपकी अपनी एक्टिविटी को फिर से जीवित करना, फिर से जिंदा करना, दैट प्रोसेस वी कैन से रिहेबिलिटेशन। ये आपको समझना है, दैट प्रोसेस वी कैन से रिहेबिलिटेशन। अब मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, मैंने आपको बता दी कि पेशेंट को पैराप्लेजिया है, एक्सट्रीमिटीज वीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उसको हुआ था और हमें रिहेबिलिटेशन करना है। तो मोस्ट इफेक्टिव प्लान ढूंढना, मोस्ट इफेक्टिव ए arrangement will be made by the client and the client's family। रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट पेशेंट और पेशेंट के फैमिली के द्वारा अरेंज करना चाहिए। ये क्या मोस्ट इफेक्टिव है? बी में द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। जब पेशेंट एडमिट हुआ तभी से प्लान करके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना है, ताकि पेशेंट डिस्चार्ज होने तक
कई ऐसी रिहैबिलिटेशन की एक्टिविटी पेशेंट सीख जाएगा. The rehabilitation is a minimal and short term because the client will return to the former activity. Rehabilitation बहुत short और sweet plan करना है ताकि पेशेंट तुरंत अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में लौट के आ जाए. D, arrangement will be made for long term care because the client is no longer capable of self care. अरेंजमेंट जो है लंबे समय तक करना है क्योंकि ये पेशेंट कैपेबल नहीं होता खुद का केयर करने में. अब आपको आंसर पुट करना. ये कंप्लीटली, यदि मैं इस एमसीक्यू की बात करूं ना बच्चों, ये आपके नॉलेज का एमसीक्यू. यदि आपने वर्क किया होगा हॉस्पिटल में, यदि यू स्टडीड वेरी वेल, तो आप डेफिनेटली पता कर पाओगे. और मैं कह रहा हूं, यदि नहीं समझ में आए ना बच्चों, गलत आंसर मत पुट करना प्लीज. डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर. आई विल एक्सप्लेन कौन सा करेक्ट है और क्यों है. मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट गलत मत लिखना बच्चों. डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर. अब आपके पास ऑप्शन है, आंसर पुट करिएगा. बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है. जो बच्चे जो डी के पीछे भाग रहे हैं वो आंसर जो है गलत है. डी गलत क्यों है? अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर द लॉन्ग टर्म केयर. लॉन्ग टर्म केयर का जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली पेशेंट को रिहैब करने का कोई आपके पास गोल ही नहीं है. गोल ही नहीं है क्योंकि आप तो चाहते हो कि इसका लॉन्ग टर्म केयर का प्लान कर दें तो वापस अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे आएगा. तो अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर द लॉन्ग टर्म केयर बिकॉज द क्लाइंट नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर. आपको लग रहा है कि पेशेंट खुद का केयर नहीं कर सकता है, तो दैट इज अ नॉट मोस्ट इफेक्टिव. ये एक्टिविटी मोस्ट इफेक्टिव नहीं है. पेशेंट को फायदा कहां हो रहा है? पेशेंट को फायदा कहां हो रहा है? तो हम कैसे कह सकते हैं ये एक्टिविटी मोस्ट इफेक्टिव है? तो मैंने इसको कट कर दिया, डी को बाहर कर दिया. डी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. अब आप मुझे सही आंसर का बताइए कि अब तीनों में से कौन सा है. सी जो लिखा है, द रिहैबिलिटेशन इज अ मिनिमल गोल शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म बिकॉज क्लाइंट विल रिटर्न टू द फॉर्मर एक्टिविटी. क्या रिहैबिलिटेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म गोल है ताकि पेशेंट फटाफट लौट के आए. इसको भी हम मोस्ट इफेक्टिव कंसीडर नहीं कर सकते. बी में लिखा, द प्लान इज फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट अर्ली इन अ क्लाइंट्स केयर. जैसे पेशेंट एडमिट हुआ और हमें पता चला कि पेशेंट को पैराप्लेजिया है, तो डे ऑफ एडमिशन जिस दिन भर्ती हुआ उस दिन से आपको बिगिंस कर देना है रिहैबिलिटेशन. उसी दिन से आपको रिहैबिलिटेशन की तैयारी कर देना है. दैट इज योर करेक्ट आंसर. फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ और पता चल गया इसको पैराप्लेजिया है, तो उसी दिन से प्लानिंग कर देना है और केयर रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है. अब एक मजे की बात है और बताता हूं. ए ऑप्शन में क्या लिखा है? अरेंजमेंट विल मेड बाय द क्लाइंट एंड द फैमिली. बच्चों, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को नहीं पता होता है कि रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या करना होता है. तो हाउ कैन दे अरेंज? मरीज, पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर और फैमिली जो है सिर्फ मिलकर के रिहैबिलिटेशन का प्लान नहीं कर सकते, अरेंजमेंट नहीं कर सकते. उनको नहीं पता होता कि पैराप्लेजिया वाले पेशेंट की रिहैबिलिटेशन की जरूरी क्या. तो इसको तो सीधा ही बाहर कर दिया. इसका कोई मतलब नहीं है. ए के अंदर कहीं पर भी डियर नर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है. सिर्फ पेशेंट और पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेंबर लिखा है, बट दोनों को रिहैबिलिटेशन के बारे में नहीं पता है. तो हाउ कैन वी से कि आप रिहैबिलिटेशन का प्लान कर लीजिए. आया समझ में? ओके फाइन. बच्चों, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें. ये धमाकेदार क्लास आपके लिए नॉर्सेट 2023 में एंट्री के लिए. बच्चों, ये एंट्री पास है. लगातार आपका एंट्री पास स्ट्रांग होता जा रहा है क्योंकि आप जेएनसी पे भरोसा उतना ही करते हो जितना अपने पेरेंट्स पे करते हो. तो जेएनसी आपका परिवार है और परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को सही रास्ता दिखाएं. जहां डांट की जरूरत है वहां डांट लगाएं, जब प्यार की जरूरत है वहां अच्छे से उन बच्चों से प्यार करें ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, स्ट्रांगली जा सके. बट याद रखिएगा, गलत को गलत कहना तभी आपको समझ में आएगा हमारी गलतियां क्या है. और हर एक क्लास आपको मेंटली बूस्ट करता है, मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाता है कि हाँ, इतना बड़ा एमसीक्यू, रैशनल वाला एमसीक्यू यदि मैंने सॉल्व कर लिया ना,
तो नॉर्सेट कहां से पूछेगा? ये डेडिकेशन जो है, ये आपका भरोसा जो है, ये डेफिनेटली आपको जिताएगा। मैं नेक्स्ट कैरी ऑन कर रहा हूं, मैं अगले एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं। क्या पूछना चाह रहा है? ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बेल सिस्टम। बहुत सुपर एमसीक्यू है। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हाउ टू यूज कॉल बेल सिस्टम। कैसे कॉल बेल सिस्टम को यूज करना है? विच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड डज नर्स दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। इस क्वेश्चन को यदि आप ठीक से देखोगे ना, तो मास्लो हायरार्की का एमसीक्यू है, बट मैंने सीधा नहीं पूछा है। मैंने आपसे सीधा नहीं पूछा कि मास्लो हायरार्की में बेसिक नीड क्या होती है, टॉप लेवल की नीड क्या होती है, बट ये क्वेश्चन आपको मास्लो हायरार्की की याद दिलाएगा। मैं डिस्कस जरूर करूंगा, पहले आपको समझना है। A nurse is teaching a client how to use call bell system। नर्स पेशेंट को टीच करी है कि कॉल बेल सिस्टम को कैसे यूज करना। कॉल बेल सिस्टम का मतलब, जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको इमीडिएट नीड पड़े, व्हेन यू आर अनएबल टू स्पीक, जब आप नहीं बोल पा रहे हो, तो तुरंत आप क्या करोगे? वो बेल प्रेस करोगे और आपके हेल्प के लिए लोग अवेलेबल हो जाएंगे। और कौन से लेवल का, विच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड डज द नर्सिंग एक्शन एड्रेस। तो डियर नर्स जो एक्शन एड्रेस कर रही है, ये कौन से लेवल का है? कौन से लेवल का? क्या सेफ्टी, क्या सेल्फ स्टीम लेवल का है, क्या फिजियोलॉजिकल है, क्या इंटरपर्सनल है, क्या इंटरपर्सनल है? फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा है, मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा बच्चों। मैंने आपको सामने जो एमसीक्यू डिस्प्ले किया है, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दे दिए और एक कंडीशन ये पुट की है कि कॉल बेल सिस्टम यूज करने के बारे में डियर नर्स बता रही है, डियर नर्स बता रही है। तो ये कॉल बेल सिस्टम पेशेंट के कौन से मास्लो हायरार्की लेवल में आएगा, कौन से मास्लो हायरार्की नीड में आएगा? आपको फटाफट आंसर पुट करना, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास है। ज्यादातर बच्चे जो है ए पे फोकस करें। बच्चे कह रहे सर पेशेंट अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कॉल बेल सिस्टम का यूज कर रहा है। डेफिनेटली मैं यदि आपसे सीधा पूछता ना कि सेफ्टी नीड है कौन से लेवल की, तो आप बता देते। मैं आपसे पूछता कि टॉप लेवल की नीड क्या, तो आप बता देते। मैं आपसे पूछता कि बेसिक लेवल की नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड क्या, आप बता देते। बट इस तरीके के एमसीक्यू में यदि आप आंसर दे रहे हो, रियली यू हैव वेरी गुड नॉलेज, रियली यू डिड फैंटास्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने लिखा है कि आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। सेफ्टी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये मास्लो हायरार्की आपके सामने, दिस इज द सेफ्टी, दिस इज द सेफ्टी। और सेफ्टी में लिखा हुआ है कि पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टीज। यदि आप कॉल बेल सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज करें, आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज करें बच्चों। साथ में फिजियोलॉजिकल नीड सबको पता है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, दीज आर द बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड। और कभी कभी टॉप नीड का पूछते हैं, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखना। ये मास्लो हायरार्की मैंने आपके सामने शो किया। और ये क्वेश्चन इजी नहीं था, रियली इजी नहीं था, बट आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया बच्चों, क्योंकि मैंने एक कंडीशन पुट किया, कॉल बेल सिस्टम डाला है, ताकि आप पता चले कि कॉल बेल सिस्टम का यूज कर रहा है तो पेशेंट अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली किस कौन सी नीड में आएगा, तो आपने लिखा कि सर सेफ्टी और सिक्योरिटी। बिल्कुल रीवा, शुक्रिया रीवा। इट्स ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखिएगा। आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा। इट्स ओके माय डियर, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू से मुलाकात करवाता हूं आपकी, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू से मुलाकात करवाता हूं कि ए क्लाइंट विद द एल्कोहलिज्म, दारू की बात चल रही है। ए क्लाइंट विद द एल्कोहलिज्म हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू द इंक्रीज हिज इनटेक ऑफ थायमिन। डेफिनेटली एल्कोहलिज्म की वजह से थायमिन डेफिशिएंसी होती है, तो उसको बोला भाई थायमिन को इनटेक बढ़ा। विच फूड इज हाईएस्ट इन थायमिन? पहला एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं, एल्कोहलिज्म हमेशा कॉज करता है थायमिन डेफिशिएंसी, हमेशा कॉज करता है थायमिन डेफिशिएंसी, थायमिन डेफिशिएंसी कॉज करता है। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछेंगे कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट क्या डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है, तो बच्चों आप लिखना थायमिन डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 4 ऑप्शन मैं दूंगा, कौन सा फूड है जिसमें थायमिन ज्यादा होता है, थायमिन हाईएस्ट थायमिन या थायमिन रिच फूड है, थायमिन रिच फूड।
अजय सेवा, शुक्रिया अजय। थैंक यू अजय, शुक्रिया। शुक्रिया उजाला। ओके फाइन। रोस्ट बीफ, भुना हुआ बीफ, क्या थाइमिन ज्यादा होता है? ब्रोइल्स फिश, पकी हुई मछली में क्या थाइमिन ज्यादा होता है? बैग्ड चिकन, रोस्टेड चिकन में थाइमिन ज्यादा होता है? स्लाइस्ड पॉक, कटा हुआ सुअर का मांस में थाइमिन ज्यादा होता है? ये ज्यादातर देखा जाए तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये नॉन वेजिटेरियन फूड मैंने पुट किया है। रोस्ट बीफ लिखा है, भुना हुआ बीफ लिखा है, ब्रोइल्स फिश लिखा जो पकी हुई मछली होती है, बैग्ड चिकन जो रोस्टेड चिकन होता है, और स्लाइस्ड पॉक कटा हुआ सुअर का मांस जो है। इन चारों में से वो कौन सा फूड है जिसमें थाइमिन थायमिन जो है वो ज्यादा होता है? और पेशेंट को, यदि क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, उस पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, यदि आपको आंसर नहीं पता बच्चों वेट करना, आंसर नहीं पता है वेट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग, जस्ट वेट, विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन। और क्योंकि ये सारे जो है ये नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्लाइस्ड पोक जो है, कटा हुआ सुअर का मांस जो है, दे हैव थाइमिन रिच, थाइमिन रिच जो है ये फूड होगा बच्चों। और ये प्रीफर करते हैं जिनको थाइमिन डेफिशिएंसी, द पीपल हैव कैपेबिलिटी टू टेक। इट्स ओके, आइडिया नहीं होता बच्चों, वो हमें आइडिया लेना है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पुट किया है, ये PGIMER चंडीगढ़ का एमसीक्यू एज इट इज, यही ऑप्शन है, PGIMER चंडीगढ़ ने पूछा है, इसलिए इसी ऑप्शन के साथ मैंने शेयर किया है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि कैसा भी एमसीक्यू क्यों ना आए, यू हैव कैपेबिलिटी टू गिव राइट आंसर। अब मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना, एक और वीडियो डिस्प्ले कर रहा हूं। वीडियो डिस्प्ले करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपको करेक्ट आंसर पुट करना। आराम से बैठ के उस वीडियो को देखना, आराम से बैठ के इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को देखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या दिख रहा है, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप वीडियो यदि समझ में आ जाता देन आई कैन पुट द राइट ऑप्शन, ठीक है। साथ में मैं ऑप्शन पुट कर देता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। लाइक मैंने लिखा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, क्या ये बैंडेज दिख रहा है, क्या ये बैंडेज दिख रहा है, क्या ये माइक्रोपोर दिख रहा है, क्या ये माइक्रोपोर दिख रहा है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस दिख रहा है, या बच्चों ट्रांसपोर दिख रहा है, ट्रांसपोर, माइक्रोपोर, बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ज्यादातर बच्चों को समझ में आ चुका होगा जिन्होंने ऑर्थो वार्ड में पोस्टिंग किया होगा, हॉस्पिटल में वर्क किया होगा, हाँ नोवा प्लास्ट आपको दिखा होगा। बट बच्चों कभी कभी ये दिखा हुआ तो भी नहीं समझ पाते, कभी कभी जो है दिखा होता तब भी नहीं समझ पाते। स्लैब में यूज होता है, उजाला बिल्कुल स्लैब में यूज होता है, दैट आई कैन एक्सप्लेन। आप आंसर पुट करिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, या प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लिख रहे हो, आपका सही आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जैसे आपने कहा था कि स्लैब में करते हैं, स्लैब के अलावा प्लास्टर कास्ट में, प्लास्टर कास्ट में, और इसका पर्पस होगा इमोबिलाइज, इसका पर्पस होता बच्चों इमोबिलाइज, इमोबिलाइज, मोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज, आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज को या बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। याद रखिएगा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको ड्राई होने में लगभग 48 to 72 आवर्स का टाइम लगता है। और आजकल जो आता है सिंथेटिकली, सिंथेटिकली मेड जो प्लास्टर आता है वो 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। दे हैव डिफरेंट कलर, सिंथेटिकली मेड जो आता है रेड आता है, ब्लू आता है, ब्लैक आता है, अलग अलग कलर का आता है, बट ये 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। पीपल दे प्रीफर लाइक दैट, इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि ओनली द नीड फॉर 20 मिनट्स टू इमोबिलाइज योर बॉडी पार्ट्स। जैसे हाथ को जिस एंगल में आपको फिट किया ना, जैसे सपोज देखिएगा यदि किसी पेशेंट को हाथ में ऐसे प्लास्टर लगाया है
प्लास्टर लगा के हाथ को ये एंगल फिक्स किया, तो इस एंगल को यदि उन्होंने 20 मिनट्स रखा ना तो आपका हाथ ऐसे ही रहेगा, ये एंगल बनाया तो ऐसे ही रहेगा, ये एंगल बनाया तो ऐसे रहेगा। तो कम से कम टाइम में यदि आपके बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करना है तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रीफर करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू। माइक्रोपोर सबको पता होगा बच्चों, माइक्रोपोर सबको पता है। ट्रांसपोर और माइक्रोपोर लगभग एक जैसा होता है। माइक्रोपोर व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपोर जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट टेप होता है, उसको ट्रांसपोर कहते हैं। माइक्रोपोर आप लोग वेनफ्लोन और कैनुला लगाते समय यूज करते होंगे बच्चों। बच्चों जेएनसी की बुकलेट जो अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर लिखा 5 बुक्स है बच्चों। ये जो 5 बुक्स है, इन 5 बुक्स के अंदर 5 बुक्स में JINC के ऑफलाइन जो कोचिंग है, JINC के ऑफलाइन कोचिंग के कंप्लीट नोट्स है बच्चों। कंप्लीट जो है नोट्स के साथ में 10,000 MCQ है, 10,000 MCQ। और बता दूं बच्चों 30 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी है, इमरजेंसी नर्सिंग है, रीजनिंग है, मैथ्स है, प्लस इमेज जितने भी बन सकते हैं, इमेज बेस भी आपको सब कुछ मिलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको बच्चों 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इन बुक्स को बाय करना होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल जिन बच्चों ने बुक्स को मंगवा लिया है, जो बच्चे बुक्स को पढ़ रहे हैं, वो जरूर बुक्स का रिव्यू दीजिएगा, ताकि आने वाली जनरेशन को 5 बुक्स में वो सब कुछ मिल सकता है जो 10 बुक्स को प्रीफर करने से मिलेगा। एक और वीडियो बच्चों, एक और मजेदार वीडियो, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ये क्या डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, इस वीडियो पे आप फोकस करना, लगातार इस वीडियो पे फोकस करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और मैं ऑप्शन दूंगा, उससे पहले आप समझना, एक ब्लड सप्लाई आपको दिख रहा है, इधर मैंने लिखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपको दिख रहा है? क्या ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपको दिख रहा है? क्या बच्चों सर्किल ऑफ विलस आपको दिख रहा है? क्या बच्चों सर्कल ऑफ विलस आपको दिख रहा है? क्या रीनल ब्लड सप्लाई आपको दिख रहा है? या बच्चों पुरकंजी फाइबर आपको दिख रहा है? थोड़ा सोच करके आंसर पुट करने की कोशिश करना। क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बच्चों? ये क्या इंडिकेट करा? द हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सप्लाई। आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। देन आई एक्सप्लेन ब्रेकियल प्लेक्सस, सर्किल ऑफ विलस, रीनल ब्लड सप्लाई, पुरकंजी फाइबर। क्या बात है, आपके सामने वीडियो पुट करें तो आप वीडियो का आंसर दे देते हो, आपके सामने इमेज बेस पुट करें तो आप उसका आंसर दे देते हो, आपके सामने 5 या 7 लाइन का एमसीक्यू पुट करें तो आप आंसर दे देते हो। यू फील कॉन्फिडेंट, इट्स गुड साइन टूवर्ड्स योर बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स, है ना। बी आप लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका बी करेक्ट है। Zoin area of the several arteries at the bottom inferior side of the brain। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ब्रेन जब हम पढ़ते हैं ना, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है ना, यहाँ एमसीक्यू बनेगा। ब्रेन की ब्लड सप्लाई कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी के द्वारा होता है। कैरोटिड आर्टरी 80% ब्लड को कैरी करता है, वर्टिब्रल आर्टरी 20% ब्लड को कैरी करता है। जब ये दोनों ब्रांच मिलेगा तो सर्किल ऑफ विलस बनेगा। आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये आपके वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। ये जो दिख रहा है इंटरनल कॉमन कैरोटिड है, और ये जो बना है इसको कहते हैं बच्चों सर्किल ऑफ विलस। और ये सर्किल ऑफ विलस आपकी खोपड़ी में बनता है, ब्रेन में बनता है। दैट यू अंडरस्टैंड। शुक्रिया मोनी, अब समझ में आ गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को एग्जैक्टली सर्किल ऑफ विलस क्या है। इस वीडियो को आपको देखना, आपको इस वीडियो पे फोकस रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको ब्लड सप्लाई इंडिकेट करना है। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई, शुक्रिया चिको, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये 80% ब्लड देता है। ये कैरोटिड आर्टरी कितना परसेंट ब्लड देता है बच्चों? 80। और वर्टिब्रल आर्टरी 20%। ये दोनों मिल करके
100% आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई करते हैं, आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई करते हैं बच्चों। ओके फाइन। दूसरा एक और एमसीक्यू बनेगा, जैसे मेरा रीनल ब्लड सप्लाई है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयोटा जो है वो किडनी को ब्लड देता है, तो एब्डोमिनल, याद रखना, एब्डोमिनल जो आयोटा है, एब्डोमिनल आयोटा है, ये आपके किडनी को ब्लड सप्लाई देता है, और इसी को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट आयोटा, इसी को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट आयोटा। ये लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होता है बच्चों, लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज द आयोटा रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड सप्लाई, विच इज द आयोटा रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिसेंडिंग आयोटा लिख देते हैं। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डिसेंडिंग आयोटा फर्दर थोरेसिक बनाता है, फर्दर एब्डोमिनल बनाता है, और एब्डोमिनल आयोटा रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड सप्लाई टू द किडनी, किडनी को ब्लड सप्लाई का काम करता है। तो सी यहाँ पर आपका जो है ये आंसर मिल सकता है। पुरकंजी फाइबर पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम है मेरे बच्चों, पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। जब आप कंडक्शन सिस्टम पढ़ोगे, कंडक्शन सिस्टम पढ़ोगे, और कंडक्शन सिस्टम में जब हम लोग पढ़ते हैं, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, पुरकंजी फाइबर होता है, और पुरकंजी फाइबर दोनों वेंट्रिकल के सराउंडिंग होगा और दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। दैट इज अ पुरकंजी फाइबर, दैट इज अ पुरकंजी फाइबर, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके फाइन। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करता हूं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है, ये ओबीजी का एमसीक्यू है। 36 वीक gestation, 36 week gestation is scheduled for the routine ultrasound prior to amniocentesis। सुनना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, खोपड़ी के सारे दरवाजे खुले कर देगा। 36 वीक की प्रेगनेंसी है, 36 वीक का gestation है, शेड्यूल फॉर रूटीन अल्ट्रासाउंड, रूटीन अल्ट्रासाउंड शेड्यूल किया जस्ट प्रायर टू द एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस टू रिमूव एमनियोटिक फ्लूइड, रिमूव एमनियोटिक फ्लूइड is a process to remove amniotic फ्लूइड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द पर्पज ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट वुड इंडिकेट टू द नर्स इन चार्ज दैट द क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। बहुत सुपर एमसीक्यू, बहुत सुपर एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये कहता है कि 36 वीक gestation का पेशेंट है, रूटीन अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया जा रहा है जस्ट बिफोर एमनियोसिंथेसिस। इस अल्ट्रासाउंड के सारे पर्पज पेशेंट को बता दिए। अब पेशेंट का कौन सा स्टेटमेंट है, वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी पेशेंट को फर्दर टीचिंग की जरूरत है, अभी भी इसको समझ में नहीं आया, फर्दर टीचिंग की जरूरत है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन पुट करने से पहले काफी चीजें क्लियर कर रहा हूं, एमसीक्यू आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, और मैंने हर एक ऑप्शन का रैशनल मुझे आपको देना है। पहले आप आंसर पुट करोगे कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, द अल्ट्रासाउंड विल हेल्प टू लोकेट द प्लेसेंटा। अल्ट्रासाउंड जो है प्लेसेंटा की लोकेशन बनाने में, बताने में मदद करता है, बताने में मदद करता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग सुरजीत, एक बार और दे सुरजीत। सुरजीत क्वेश्चन क्या कहता है, 36 वीक जेस्टेशन का पेशेंट आया, एमनियोसेंटेसिस करने से पहले रूटीन अल्ट्रासाउंड कंडक्ट किया जा रहा था। अल्ट्रासाउंड क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, इसका सारे पर्पजेस को पेशेंट के साथ डिस्कस कर लिया। फिर एक पेशेंट का स्टेटमेंट आता है जिससे हमें पता चलता है कि इसको अभी भी एजुकेशन की जरूरत है, फर्दर इसको फर्दर एजुकेशन की जरूरत है। वो स्टेटमेंट कौन सा है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, जिससे ये पता चलेगा कि पेशेंट को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाने की जरूरत है। आया समझ में? ऑप्शन ए मैंने लिखा हुआ है कि पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करने का पर्पज है। पेशेंट कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो प्लेसेंटा की लोकेशन का पता लगाने के लिए करते हैं। बी में लिखा हुआ है द अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड के थ्रू ब्लड फ्लो का पता करने के लिए करते हैं। सी कहता है द टेस्ट विल डिटरमाइन वेयर टू इंसर्ट द नीडल। टेस्ट से हमें यह पता चलेगा कि एमनियोसिंथेसिस के लिए निडल कहां इंसर्ट करना है। डी में लिखा है द अल्ट्रासाउंड लोकेट ए पूल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, उससे हमें पता चलेगा एक साथ ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड कहां पर है। अब चारों में से आप मुझे बताएंगे वो कौन सा इंटरवेंशन है। वो इंटरवेंशन कह रहा है कि आपको अभी भी हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है,
अब आप आंसर पुट करिएगा, आप आंसर पुट करिएगा। मैं एक एक स्टेप को क्लियर करता हूं, पहले आप आंसर पुट करें, देन आई कैन एक्सप्लेन इन द डिटेल। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव आइडिया, आई हैव आइडिया, डोंट वरी। रजनी मनोरमा सी जो है वो गलत लिख रहे बेटा। नीरज सी में लिखा द टेस्ट विल डिटरमाइन वेयर द इंसर्ट द निडल, ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। यूएसजी जब हम करते हैं तो साइट हमें देखना है, साइट हमें देखना है जहां निडल को इंसर्ट करना है, जहां निडल को इंसर्ट करना है, और निडल को इंसर्ट करने में अल्ट्रासाउंड मदद करता है। इट्स करेक्ट, सी तो सही है, सी सही है। ओके डी, द अल्ट्रासाउंड लोकेट ए पूल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी भी करेक्ट है। हमें पूल का पता लगाना है कि पूल का है एमनियोटिक फ्लूइड का, पूल का मतलब एक साथ एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा कहां इकट्ठा है, वहां पता लगाने में, सैंपल को कलेक्ट करने में मदद करता है। डी भी करेक्ट है। देखिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, सी सही है, डी सही है। अब दो ऑप्शन है, अब दो ऑप्शन है। कहते हैं ना सर दो ऑप्शन में हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, अब कंफ्यूजन को दूर करिएगा। दो ऑप्शन छोड़े मैंने, अब दो में देखिएगा। ए में लिखा अल्ट्रासाउंड विल हेल्प टू लोकेट, बिल्कुल बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा का पता लगाता कि प्लेसेंटा कहां लोकेटेड है, कि ऑलमोस्ट जो है 10 वीक जो होता है, 10 वीक ऑफ जस्टेशन, 10 वीक ऑफ जस्टेशन जब होता है तब से हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा 10 वीक ऑफ जस्टेशन में प्लेसेंटा के लोकेशन का पता कर सकते हैं। खोपड़ी में फिट करना रे बच्चों, 10 वीक ऑफ जस्टेशन में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगा सकते हैं कि प्लेसेंटा कहां अटैच हो रहा है, प्लेसेंटा का अटैचमेंट का पता लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आती है नंबर बी। जिन बच्चों ने बी लिखा है उनका आंसर यहां पर करेक्ट है। क्यों? बी का मतलब नीड, नीड कलर यूएसजी। यहां पर यदि आपको ब्लड सप्लाई देखना ना तो कलर यूएसजी का करना, सिंपल यूएसजी काम नहीं चलेगा, कलर यूएसजी करना पड़ेगा। मैंने तो आपको ऑप्शन में सिंपल पूछा ना, आपको कलर अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा बच्चों, कलर अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा तो आप पता लगा सकते हो कि ब्लड सप्लाई क्या। आया समझ में? यस तारा, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। एलिमिनेशन पैटर्न यूज करना है, दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। क्लियर हुआ ना सभी का? इट्स ओके सुरजीत, डोंट वेरी। ये एमसीक्यू का वो लेवल है जहां पर बहुत मेहनत करके आप लोग पहुंचे हो। दिस इज नॉट द इजी वे, दिस इज नॉट द इजी वे। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। मैं एक और धमाकेदार एमसीक्यू आपको दिखाता हूं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला एमसीक्यू क्या कहता है? When caring for the 3-day-old neonate, 3 दिन का बच्चा, 3 days. When caring for a 3-day-old neonate who is receiving phototherapy, बच्चे को क्या रिसीव हो रहा? फोटोथेरापी। टू ट्रीट जॉन्डिस, जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए द नर्स इंचार्ज वुड एक्सपेक्ट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंचार्ज नर्स जो है एक्सपेक्टेड क्या करेगी उस पेशेंट के लिए? शुक्रिया सुशिता, क्या करेगी उस पेशेंट लिए? 3 days का देखिए। नियोनेट, नियोनेट मैं बता देता हूं, नियोनेट में 2 पीरियड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते बच्चों अर्ली, अर्ली नियोनेट पढ़ते, एक हम पढ़ते हैं बच्चों अर्ली नियोनेट, एक हम पढ़ते हैं बच्चों लेट, लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो है 0 से 7 डेज का हम कंसीडर करते हैं, और 7 to 28 डेज को हम लोग लेट नियोनेट कंसीडर करते हैं। और इस अर्ली नियोनेट को न्यूबॉर्न भी कहते हैं, अर्ली नियोनेट को बच्चों न्यूबॉर्न भी कहते हैं। अब ये कहानी तो समझ में आ गई कि अर्ली नियोनेट का मतलब 3 दिन का, 0 से 7 दिन के बच्चे को हम लोग अर्ली नियोनेट कहते हैं, और बच्चा जो है 3 दिन का, बच्चा जो 3 दिन का। ओके फाइन। अब फोटोथेरापी, फोटोथेरापी का काम है ब्रेक बिलीरुबिन, फोटोथेरेपी का काम है ब्रेक बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन को जब ब्रेक करेगा तो जॉन्डिस जो है पेशेंट का, जॉन्डिस जो है पेशेंट का वो सबसाइड होगा, वो सबसाइड होगा। यही तो कहानी आपसे पूछ रहा हूं, यही तो कहानी आपसे पूछ रहा हूं। 3 दिन का बच्चा है, नियोनेट है, फोटोथेरेपी चल रहा है, और पर्पस क्या है? जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। तो डियर नर्स इंचार्ज जो है उसका एक्सपेक्टेड वो क्या करेगी, एक्सपेक्टेड उस बच्चे के लिए वो क्या करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों कौन सा करेक्ट होगा। शुक्रिया नीतू, ए लिखा हुआ है
टर्न द नियोनेट एवरी 6 आवर। क्या बच्चे को हर 6 घंटे से टर्न करेंगे? एनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। शुक्रिया सुजीता। एनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू, पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करने के लिए एनकरेज करेंगे। नोटिफाई द फिजिशियन इफ द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर। जैसे स्किन ब्रॉन्ज कलर में, डॉक्टर को नोटिफाई करना है। चेक द वाइटल साइन एवरी 2 to 4 आवर्स। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है रूटीन। एक्सपेक्ट का मतलब होता है रूटीन। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने कहा है कि नर्स इंचार्ज वुड एक्सपेक्ट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस बच्चे के लिए क्या करेगी? बच्चा 3 दिन का, फोटोथेरेपी चल रहा है, उसको जॉन्डिस था, तो इन चारों में से डियर नर्स क्या करेगी? ओ माय गॉड, दिस इज नॉट द वे टू गिव राइट आंसर। बच्चों, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आपका सी आंसर नहीं है। सी कॉम्प्लिकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है रूटीन। जो बच्चा आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, ये रूटीन है। ये तो डेफिनेटली है। नोटिफाई फिजिशियन, हाँ कॉम्प्लिकेशन होगा तो फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे ना। नोटिफाई द फिजिशियन द स्किन बिकम ब्रॉन्ज, हाँ ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद नोटिफाई करेंगे ना मेरे बच्चों। रूटीन क्या किया आपने? तो सी आंसर नहीं है। बी लिखा एनकरेज द मदर टू डिसकंटिन्यू नहीं करना है, फीडिंग करवाना है, फीडिंग करवाना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और हर 6 घंटे से टर्न होने की बजाय आपका काम है, यू शुड चेक योर वाइटल साइन फॉर एवरी 2 to 4 आवर्स। हर 2 से 4 घंटे से वाइटल साइन चेक करना है, क्योंकि पेशेंट इज रिस्क ऑन हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, पेशेंट को फोटोथेरेपी की वजह से हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है। तभी तो हमें वाइटल साइन मॉनिटर करना। दिस इज द एक्सपेक्टेड डूइंग बाय द नर्स, नॉट इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन। हमें प्रिवेंटिव मेजर के रूप में हमें रूटीन वर्क, रूटीन केयर जो करना है, दैट यू कैन मॉनिटर द वाइटल साइन, बिकॉज फोटोथेरेपी कैन कॉज हाइपरथर्मिया। फोटोथेरेपी कैन कॉज हाइपरथर्मिया। तो ये हमें करना होगा ना बच्चों। तो आप समझ में आया ना, समझ में आया ना। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की वाइटल साइन क्यों चेक करेंगे? हाँ, ब्रॉन्ज में भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, इट्स ओके। डेवलप होने के बाद करना है, डेवलप होने के बाद करना है। बट आपको ये रीजन समझ में आना चाहिए, हाइपरथर्मिया वाला रीजन समझ में आना चाहिए। आया समझ में? शुक्रिया नंदनी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्रस्ट एंड लव टुवर्ड्स योर जेएनसी। मेरी कोशिश आपके लिए जारी रहेगी। आज का सेशन जो है मैं इसको एंड कर रहा हूं। शाम को 7:15 बजे फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखना। 70 क्लास आज कंप्लीट हो गई है। 70 क्लास जो है बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू सेशन पूरा हो चुका है। लगातार ये कारवां नॉर्थ सेट के टूवर्ड्स बढ़ रहा है। परिवार के जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने नॉर्थ सेट का एग्जाम दे दिया है, नंबर अच्छे नहीं आए, सिलेक्शन में कुछ कमी होगी, आप इस सेशन के साथ फर्दर जा सकते हो। माँ बाप का ख्याल रखना, बड़ों का आदर और रेस्पेक्ट करना, हमेशा खुश रहना लाइफ में। शाम को मिला हूं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।